आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलने से सबसे पहले कई सारे साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने ये बताया कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो होता है एटम। और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी राय दी थी। सबसे पहले डाल्टन के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, जिसमें अलग अलग जे थॉमसन, चैडविक, कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना राय दिया, मत दिया कि एटम्स की स्ट्रक्चर इस प्रकार होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एटम्स जो होते हैं उस एटम के सेंटर में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, और जो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो ये एटम्स होते हैं, एटम्स में सेंटर में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया। इसके बाद डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो लाइट है वो दो टाइप के नेचर शो करती है। लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों टाइप का नेचर शो करती है। आइंस्टाइन प्रपोज दैट लाइट इज़ डुअल इन नेचर, दैट इज़ पार्टिकल एंड वेव। 1924 में सन लुइस डी ब्रॉगली प्रपोज्ड ए रिवॉल्यूशनरी आइडिया विद रेफरेंस टू एटॉमिक मॉडल। डी ब्रॉगली ने इसके बाद बताया कि जो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ और मास ऑफ पार्टिकल के बारे में एक जो आइंस्टीन का जो इक्वेशन था उसके अनुसार अपना एक इक्वेशन दिया। तो आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग E=mc² ये था, और प्लैंक्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग E=hν होता है। तो उन्होंने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखा mc² = hν। जो एनर्जी था दोनों में समान था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इसके राइट हैंड साइड में mc² = hν था उनको उसने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे mc² और hν में h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यू जो है वो है फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो mc² = hν को जब हम लिखते हैं तो हम उसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जो न्यू है यहाँ पे, न्यू जो होता है न्यू = c/λ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो न्यू था उसकी जगह पे c/λ लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है दोनों में क्या है, c कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस c को, यहाँ का एक c और यहाँ का एक c का जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या किया, यहाँ पे जो एक c बचा था mc² = h/λ। अब जो ये h/λ है, यहाँ पे हम लैम्डा को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और mc को लैम्डा की जगह पे ले आते हैं। तो जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है वो निकल के आ जाएगी λ = h/mc। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जो लाइट है उसका वेवलेंथ है, और जो mc है वो क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का संवेग है वो यहाँ पे mc इसको दर्शाता है। अब जो ये mc है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं p भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि λ = h/p। जो p है यहाँ पे वो क्या है, वो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को फाइनली हम किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को λ = h/mc भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम λ = h/p भी लिख सकते हैं। तो यही था डी ब्रॉगली का इक्वेशन। अब डी ब्रॉगली ने इस इक्वेशन में क्या बताया कि दिस इक्वेशन मीन्स दैट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इन मोशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। जो मोशन ऑफ
जो पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, तो ये था आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब इसमें हम आगे देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब जब हमको पता चल चुका है कि क्या है, वेवलेंथ जो है वो h/p, मतलब कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसका उन्होंने बताया, हाइजेनबर्ग प्रपोज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मोमेंटम साइमल्टेनियसली एट वन टाइम विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ सर्टेनिटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम में जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है उसका और जो उसका मोमेंटम है, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साथ हम लोग एक्यूरेसी के साथ उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। दोनों को एक साथ ही निकालना इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कि एटम में जो न्यूक्लियस के चारों जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका दोनों जो स्थिति है, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति या फिर पोजीशन जो बोलते हैं, पोजीशन या फिर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम या फिर संवेग, दोनों को एक ही साथ निकालना, डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस इक्वेशन को बताया था। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कुछ इस तरह किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब कि जो अनिश्चितता है, स्थिति की जो अनिश्चितता है वो क्या शो कर रहा है, डेल एक्स, और डेल पी क्या शो कर रहा है, जो संवेग का जो अनिश्चितता है उसको शो कर रहा है, और h क्या है यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट। तो हाइजेनबर्ग ने यहाँ पे इस इक्वेशन को दिया था। अब नेक्स्ट है हमारा इस पार्ट में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया था, वैसे ही यहाँ पे क्या किया, श्रोडिंजर ने भी अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो भी एटम्स के चारों ओर, जो एटम्स में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इनके सराउंडिंग घूम रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि इस इलेक्ट्रॉन को हम स्थिति, जो उसके पोजीशन है और जो उसका मोमेंटम है, हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रोडिंजर ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी संभावना है, उसके बारे में उन्होंने श्रोडिंजर ने बताया। क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल was developed near about 1920s, which included in certainty principle. In quantum mechanics, Austrian scientist Erwin Schrödinger derived an equation to determine the position or probability of finding electron around the nucleus. तो श्रोडिंजर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर, उनके जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, जो पाए जाने की संभावना है और उसकी जो पोजीशन है, उसके बारे में ये इक्वेशन दिया था। और इस इक्वेशन के लिए श्रोडिंजर जो साइंटिस्ट थे, इरविन श्रोडिंजर, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो उन्होंने श्रोडिंजर ने जो इक्वेशन दिया था उसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, जो टोटल एनर्जी है जो इसका, वो क्या है, किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के। तो हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या है, m जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v जो है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी।
तो उन्होंने क्या बताया, जो ये एनर्जी है, एनर्जी जो होती है वो किसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो उसका टोटल एनर्जी होता है वो इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पोटेंशियल एनर्जी था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे v, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, +1/2 mv²। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये 1/2 mv² आप लोग को दिख रहा है, इसको श्रोडिंगर ने क्या बताया, 1/2 mv² को हम क्या कर सकते हैं, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में m से मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, और m से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन गया। अब 1/2 mv² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m² प्लस m² v²/m। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है m² v² इसको हम कैसे लिख सकते हैं, mv² लिख सकते हैं। अब जो ये इक्वेशन है mv² इसको हमने इसको क्या किया गया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया गया। बट हमें क्या पता है, डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन, हमने इसके पहले जो पढ़ा था डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली जी ने क्या बताया था, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mv होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये हमारा mv आया इक्वेशन 1 में, जो ये mv² था, तो mv जो था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे हम लिख सकते हैं h/λ, और इसको क्या दे दिया गया, इक्वेशन 3 का नाम दे दिया गया। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम क्या किए, यहाँ पे 1/2 mv² इक्वल टू, अब जो यहाँ पे mv था उसकी जगह हमने क्या किया, जो ये हमारा आया था इक्वेशन 2 में h/λ, तो हमने क्या किया, यहाँ पे mv का होल स्क्वायर जहाँ था वहाँ पे हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया, जो mv की जो वैल्यू आई थी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया इस वैल्यू को, तो ये क्या हो गया, अब इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये h², और इसको और सॉल्व करते हैं तो ये जो λ² है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2λ² m, और ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 में क्या था, E इक्वल टू हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी था, तो E इक्वल टू क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी V है, और काइनेटिक एनर्जी जो थी हमारी 1/2 mv², उसकी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन 4 में आई उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे, h²/2λ² m। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो v है, ये v अगर हम इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, e-v, और जो ये h²/2λ² m है उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, e-v। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से v को इस साइड ले आए, तो यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे आगे, अब इसके आगे जो ये हमारा λ², अब ये जो इक्वेशन था इसमें ये जो आपको λ² दिख रहा है, इस λ² को हम क्या करेंगे, ये e-v की जगह ले आएंगे, और e-v को हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की जगह ले आएंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं हम। तो λ² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h²/2m, और ये e-v इस लैम्डा की जगह पे आ गया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज λ and suppose it is like a wave, then wave function psi in x direction on double differentiation will be equal to d² psi/dx² equal to -4π² psi/λ²। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने देखा कि वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या है, x डायरेक्शन, हम लोग क्या देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो वो घूम नहीं रहा होगा, वो तो घूम रहा होगा सभी डायरेक्शन में घूम सकता है। वो x डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो y डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो z डायरेक्शन में भी जा सकता है ना। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर x डायरेक्शन में बस जा रहे हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, d² psi/dx² इक्वल टू -4π² psi/λ², जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन इज इन स्पेस, इट्स रोल इन x, y एंड z डायरेक्शन विल बी एस। अगर वो x डायरेक्शन के अलावा y डायरेक्शन में भी जा रहा है, z डायरेक्शन में भी जा रहा है, तब हमारा इक्वेशन क्या होगा, तब हमारा इक्वेशन होगा del² psi/del x²
प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अब हमारा इलेक्ट्रॉन हम ये मान सकते हैं कि वो तीनों दिशाओं में जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तो हमारा अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 7। अब जो इतना लंबा आपको इक्वेशन दिख रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए श्रोडिंगर ने क्या बताया कि ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई, डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई, डेल जेड स्क्वायर, इसके लिए उन्होंने एक सिंबल यूज़ किया लाप्लासियन ऑपरेटर का। यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये क्या है, ये है लाप्लासियन ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा भी है हियर दिस सिंबल इज़ कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये जो आपका ये तीन जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे डेल स्क्वायर साई इक्वल टू, अब आगे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 9। अब जो हमारी इक्वेशन 5 देखिए, 5 ये है आपका इक्वेशन 5 में आपका जो लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m e माइनस वी। तो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम लग सकते हैं इक्वेशन नंबर 9 में। यहाँ पे जो आपका लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे हम उस जो वैल्यू आई थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू -8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई। अब यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, अगर हम इसको इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या मिलेगा हमको, क्या मिला, वी गेट डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। और यही है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा में, अभी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, अभी एनुअल एग्ज़ाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछता ही है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन इसके आगे एक और क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो ये साई और साई स्क्वायर है क्या, साई यहाँ पे दिया है, एनी मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विथ अ वेव एंड इट्स वेव फंक्शन साई शोज इट्स एम्पलीट्यूड। वेव फंक्शन साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। Electron density in any atom is proportional to square of the amplitude of the wave function psi. That means in the area around the nucleus where the value of psi square is maximum. यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये जो साई दिख रहा है आपको, ये क्या है, वेव फंक्शन। अगर ये साई सिर्फ सिंगल आपको साई दिख रहा है तो इसका कोई भी फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अगर जब ये साई स्क्वायर के फॉर्म में आपको यहाँ दिख रहा है तो इसका कहने का मतलब है साई स्क्वायर जो है वो क्या है, वो है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको साई स्क्वायर जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं और वो जो उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है साई स्क्वायर से। द एरिया वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो क्या है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। दस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड साई स्क्वायर शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या शो कर रहा है, साई स्क्वायर शो कर रहा है जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो करता है। तो ये है आपका, आज हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स कवर किए, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, सेकंड जो था वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड जो थर्ड टॉपिक था वो था आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तीनों ही टॉपिक परीक्षा में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ से नोट्स, यहाँ पे मैंने नोट्स भी आपके लिए प्रिपेयर किया है, आप चाहें तो इस नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना।